बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और इस एक सवाल में सिलसिला है जनाब डॉक्टर नासिर अब्बास नईर साहब की किताब नए नक्कात के नाम खतूत। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले का जो इफ्तिताही प्रोग्राम है वो अपलोड हो गया था, आपने देखा। उसमें हमने डॉक्टर साहब से ये पूछा था कि इस किताब के लिखने के जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं, इस किताब का जो अंदाज है या इसमें जो उसलूब इख्तियार किया गया है या इसमें जो तकनीक इस्तेमाल की गई है गुफ्तगू की, वो क्यों है। तो उस पर डॉक्टर साहब ने हमारी रहनुमाई की और उन कुछ वजाहतें उस सिलसिले में दी, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि किस किस किताब को कैसे देखना और कैसे परखना और कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज से हम इसका जो पहला खत है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सर, आपकी इजाज़त से आगाज़ करते हैं। जी आपने सर ये एहतमाम किया है अपनी किताब में कि हर खत से पहले जो आलमी अदब है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट जो हैं, उसमें कुछ इक्तबासात हैं जो मुतल्लिक हैं उस खत से, वो आपने शामिल फरमाए हैं। तो ये जो पहला खत है जी इसमें जो दुनिया का अजीम अदब है उसमें से गालिब, रूमी और होमर के हवाले जो हैं वो आपने नकल फरमाए हैं। और जी उस उनका जो महवर है या मरकजी नुक्ता है उन तीनों बातों का, या पहली दो बातों का कम से कम, वो ये है कि जो जहान है वो और कायनात की जो वसअत है वो उनका बुनियादी नुक्ता है। क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है जिसमें कि एक बैज़ाए नूर आसमान है, गालिब का ये, और इसी तरह रूमी का जो है। इसमें जो होमर का सर आपने नकल फरमाया है वो है कि खाली अल्फाज मजमूम है। इस हम्म नुक्ते की मुझे समझ नहीं आ सकी कि इसका इसकी वजाहत क्या है कि जो खाली लफ्ज है, मजमूम का मतलब है काबिल मजम्मत। तो इसका क्या मतलब है, मानी से खाली लफ्ज या इसका कुछ और मफहूम है? यहाँ से आगाज करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहद शुक्रिया आबिद सयाल साहब। पिछली मर्तबा आपने इस किताब के लिखे जाने की कहानी पे गुफ्तगू की थी कि ये किताब क्यों लिखी गई, ये इस तरह क्यों लिखी गई। उस पर मैंने कुछ बातें अर्ज की थी। अब आपने इस किताब के एक एक खत पे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया है। तो और उसमें आपका पहला जो सवाल है वो खत से पहले जो तख्लीकी अदब से इक़्तिबासात दिए गए हैं उससे मुतल्लिक है। पिछली दफ़ा मैंने वजाहत भी की थी कि मैंने हर खत से पहले इन इक़्तिबासात का एहतमाम किया है और इनके इंतखाब में काफ़ी काविश की है और ये सोच विचार भी की है कि खत से पहले कौन कौन से इक़्तिबासात आने चाहिए। उनमें से बाज़ इक़्तिबासात का कुछ खत के जो मदरजात है उनसे ताल्लुक़ है भी, और बाज़ और बुनियादी मकसद इन इक़्तिबासात के देने का ये था कि ये सारे खतूत तख्लीकी अदब ही को अपना महवर बनाते हैं। तो ख़तों के अंदर चूंकि मिसालों की गुंजाइश कम थी, हैं इसलिए वो मैंने शुरू में दे दिए। सर। आगाज़ मैंने गालिब से किया है और ज़ाहिर है इसमें आप कह सकते हैं कि मेरी पसंद नापसंद है। गालिब को चूंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ, ना सिर्फ उर्दू शायरों में बल्कि दुनिया के शायरों में। उसकी कई वजह हैं। वो कभी आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा। उस पर जरूर गालिब उसमें में मैंने बात लिखा करेंगे। भी बहुत है। यहाँ काफी तवील, सैकड़ों 70-80 सफ़े लिखे हैं का गालिब पे गालिब। एक बहुत तवील मजमून आपका जी 70-80 सफ़े का उसमें है। जी जी जी। जी तो जी। वो इसलिए यहाँ भी मैंने बहुत शेर पढ़ा है कि क्या तंग हम सितम ज़दगां का जहान है, एक जिसमें कि एक बैज़ा मूर आसमान है। तो ये एक इंसानी एक तजुर्बा है, और गालिब जो इंसानी तजुर्बात हैं, हकीकी तजुर्बात हैं, अ, उनको शायरी में जगह देते हैं। गालिब मिसाल नहीं करते। इस हमारे इंसानी तजर्बे से बाहर की जो एक मिसाली दुनियाएं हैं, गालिब उन पे इस्तफसार कायम करते हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम सब के तजर्बे में ये आता है कि बज़ाहिर ये दुनिया बहुत वसी है, लेकिन इंसान का तखय्युल और ख़ास तौर पर इंसान अगर तख्लीकी लम्हात में अपने तखय्युल की वसअतों को देखता है तो वो बहुत बेकिनार होती हैं, और उनमें ये जो दुनिया है ये बहुत तंग नज़र आती है, और आदमी पे जी हाँ। इस तंग दुनिया में एक वहशत होती है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि ये इस जहान बनाने वाले से एक छोटा सा एक इंसानी शिकवा भी है। जी, ऐसे ही।
ये भी एक अलग मेरी दिलचस्पी ये का शिकवा हमेशा तो मौजूद रहा है। और ये शिकवा तो दीवान सर का हर पहला ये शिकवा हर बड़े लिखने हाँ। वाले को ये रहा कि ये जो ये रहा। हाँ, तो वो गालिब के दीवान का पहला शेर भी देखिए, वो या शिकवे का शेर है। इक्वेशन। उसमें भी एक तरह का शिकवा मौजूद है। और शिकवा दुनिया की तमाम बड़ी किताबों में है, बाइबल से लेकर दुनिया के तमाम बड़े अदब में, खुद मीर के यहाँ बहुत ज्यादा है। अभी मैंने मीर पे एक मजमून लिखा था, उसमें भी शिकवे के कई ऐसे अशार तलाश किए थे जो आमतौर पर समझा जाता है कि मीर मीर के यहाँ एक बड़ी एक सबमिसिवनेस है। तो ऐसी नहीं है, तो शिकवा करने वाले के यहाँ सबमिसिवनेस नहीं होती, एक नाहक हम मजबूरों पर इत्तेजात ये होती तहमत है। है मुख्तारी की, इस तरह के ये तो अमूमी शेर बहुत सारे हाँ हैं, जी। जो ढूंढने पे और मिल जी जाएंगे। जी, हाँ जी। हाँ, जी जी। काश उसके रूबरू ना करें मुझको हश्र में, कितने मेरे सवाल हैं जिनका नहीं जवाब। हाँ, अब ये मीर का शेर है। जी तो ये जो आपने होमर के इकतबास का पूछा है कि ये एक बिल्कुल छोटा सा है जो जी, चार लफ्ज हैं। होमर की जी जो होमर की ओडेसी से लिया गया है, कि खाली अल्फाज मजमूम है। देखिए, इसकी कई इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, और जो मेरे जहन में थी या मेरे पेश नज़र थी, कि ऐसे अल्फाज जो अल्फाज, देखें, जिसको हम लफ्ज कहते हैं, लफ्ज एक पूरा लफ्ज एक पूरा वजूद है, और उस वजूद का एक ज़ाहिरी हिस्सा है, एक हिस्सी हिस्सा है, और एक उसका बातनी हिस्सा है। और एक लफ्ज में मतलब साख्तियात तो खैर दो सतहों तक रहती है, कि एक सिग्निफायर है और एक सिग्निफाइड है, और एक लफ्ज है और एक उसका मानी है, जी हाँ। एक उसकी आवाज़ है और एक उस आवाज़ से जो वाबस्ता एक जहनी तस्वुर है, या जिसको मानी कहते हैं, वो है। तो खाली लफ्ज होने का मतलब ये है कि लफ्ज जो एक मुकम्मल वजूद है, लफ्जों को इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि लफ्ज एक तरह से अपने वजूद, उसके जो अंदर की सतह है, अंदर जो उसका पूरा जहान है, उसके बगैर महज एक खाली एक छिलके की तरह वो आए। और अल्फाज, मतलब अल्फाज के कॉनोटेशंस ना हो, अल्फाज सिर्फ डिनोट करें, कॉनोट ना करें, यानी अल्फाज जो है वो सिर्फ एक मुर्दा हो जाएं। आप यूं समझिए कि खाली अल्फाज एक तरह से अंदर से मुर्दा अल्फाज हैं। और एक और चीज़ भी है कि अल्फाज मुर्दा कब होते हैं। वैसे तो कोई लफ्ज मुर्दा नहीं होता, लेकिन एक लफ्ज अगर एक ही सियाको सबाक में मुसलसल और सदियों तक इस्तेमाल होता रहे, तो वो मुर्दा हो सकता है। अगरचे एक दूसरी जगहों पे वो एक अलामत बन सकता है। मतलब मजहबी जो जी हाँ। बहुत सी अलामतें हैं, जो बहुत सी अलामतें होती हैं, वो एक ही तरह के अल्फाज होते हैं, वो सदियों से इस्तेमाल होते रहते हैं उनके और होते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अदब में खास तौर पर अगर अल्फाज एक ही तरह से इस्तेमाल होते रहें, तो वो एक तरह से क्लिशे या मुर्दा हो जाते हैं। तो मैंने ये कहा है कि ये खाली अल्फाज एक तरह से आते हैं। और अदब जो होता है, अदब हमेशा एक ताजगी, एक नएपन और एक फ्रेशनेस, इसका नाम है। अदब एक बहती नदी की तरह है, तो सर बहती नदी में जो मुर्दा चीजें वो नहीं आनी चाहिए। ये मेरे ज़हन था, लेकिन इसकी और भी इंटरप्रिटेशन हो सकती जी हाँ, हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे लफ्ज जो खाली लफ्ज हैं और उनके अंदर मग्ज या उनके अंदर जो माना है वो वो नहीं है या कम है, या उसके मुकाबले में कम है कि जितना बड़ा लफ्ज है। जी चलें, वैसे इसमें बहुत बातें हो सकती हैं, ये क्लीशे बनना है यानी किसी लफ्ज का, ये सिर्फ लफ्ज पर मुनहसर है या लफ्ज इस्तेमाल करने वाले आदमी पर मुनहसर है? ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सवाल है। और जी। अब यानी आगे से आपकी मुरक्कबात। आवाज़ रुक गई थी, मैं आपका सवाल नहीं समझ। जी जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो लफ्ज का क्लीशे होना है, इस पे जाहिर है फिर कभी हम बात करेंगे। यानी लफ्ज जो है उसको इस्तेमाल करने वाला उसे क्लीशे बनाता है, वरना लफ्ज तो वही हैं। आप देखें बहुत पुराने पुराने लफ्ज हैं वो नए मानी में इस्तेमाल होते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि ये अलग बात है, इस पर फिर हम बात करेंगे। तनकीद के हवाले से बात करते हुए आप जो अजीज। नहीं, वो ठीक है। नहीं, बात नहीं नहीं, ये बात ठीक है, ये इस पे वक़्फ़ होनी चाहिए कि लफ्ज डायरेक्ट कलीशे बनते हैं, यानी जी, बनते मतलब बनाए जाते हैं। लफ्ज अपने आप में तो कोई कलीशे नहीं है ना, ये या तो बिल्कुल एक सामने की बात है। और ये भी मुमकिन है कि एक जी लफ्ज जो है वो एक मुआशरे ने अगर कुछ अरसे के लिए उसको क्लीशे में बदल दिया है, तो आने वाला कोई लफ्ज जो है उसको, आने वाला कोई जमाना उसको नए मानी पहना दे, तो वो फिर से जिंदा हो जाए। तो इस वजह जी से जी, लफ्ज बिल्कुल। के जिम्मे तो कसूर नहीं लगाया जा सकता जी सारा। जी। नहीं नहीं, वो तो ज़ाहिर है, जी हाँ। लफ्ज के बेचारे का क्या हाँ हाँ, कसूर है। उसके बेसिस हाँ। वो तो लफ्ज इस्तेमाल करने वाला जी होना हाँ। सही है ना। तो इसका मतलब है कि देखें ना, लफ्ज तो एक कंटेनर है ना, तो जैसे आपने कहा कि खाली है, अगर वो अगर
लिखने वाले ने उसके अंदर कुछ नहीं भरा तो इसका मतलब है कि उसका कसूर है। बहरहाल, इसमें आपने अपना जो अजीज मुकर्रम है उससे बात करते हुए आपने ये कहा कि शाइस्तगी और दलील है उसका दामन एक पल के लिए हाथ से ना जाने देना। अब ये ठीक है, बात जाहिर है, मुनासिब सी एक बात है। लेकिन आप ये देखते हैं कि हमारे बहुत से नकाद ऐसे भी हैं जो अच्छे भी हैं, बड़े भी उनको हम मतलब कह सकते हैं। उनके यहाँ एक काट है जुमले में, और बाज़ औक़ात उनके यहाँ यानी ऐसे मामलात होते हैं जो जिसको अगर शाइस्तगी के मामले में देखें तो बाज़ दिल आज़ारी का बात भी बन सकते हैं। तो ये यानी कितनी लाजमी शर्त है, ये उस शाइस्तगी की हद क्या है कि कितना शाइस्ता आदमी को होना चाहिए कि बात भी ना करे। देखें, आपने जिनकी तरफ इशारा किया है, ये बात बार बार मैंने इसीलिए कही है पूरी किताब में कि शाइस्तगी और दलील को साथ होना चाहिए। ये उर्दू तनकीद में एक पूरा एक नकादों का एक मतलब क्या कहना चाहिए, पूरी जमात है नकादों की, जो बिल्कुल तनकीद को एक दलील की बजाय एक उसके पास औजार हैं बहुत से, जो आज़ार पहुंचाने वाले औजार हैं। वो अपनी ज़ुबान को एक दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का बहुत एक उसका जरिया बनाते हैं। तो ये उन्हीं के पेश नज़र कही गई है कि देखें, तनकीदी सरगर्मी हो, तख्लीकी सरगर्मी हो, या बाकी जिसको हम कहते हैं सारे डिस्कर्सिव एक्टिविटीज़ जो किसी मुआशरे में बहुत अहम होती हैं, कि आपने मुआशरे में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू और बात कैसे करनी है। अच्छा। तो उन और हमेशा बात आगे तब चलती है, आप दूसरों से, मतलब मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे दरमियान से एक जुमले में भी शाइस्तगी दरमियान से गायब हो जाए तो हमारी गुफ्तगू आगे नहीं चल सकती। अच्छा। इसी तरह किसी भी मुआशरे में अगर आप शाइस्तगी नहीं है तो, और आपके पास वो आगे नहीं चल सकती। तो दलील और शाइस्तगी दोनों होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ हो, मैं कहता हूँ ये दोनों होनी चाहिए। और ये भी मैंने कहा है कि बाज़ लोगों के यहाँ दलाइल होते हैं लेकिन शाइस्तगी नहीं होती, कि अपने दलाइल उनके मजबूत होते हैं, और वो दलाइल इतने मतलब बहुत वैलिड दलाइल होते हैं, लेकिन उसको जिस जुबान में पेश करते हैं वो जुबान बहुत ही एक तकलीफ पहुंचाती। अब आपने पूछा है कि शाइस्तगी की हद क्या होती है। देखिए, ये तो एक बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इसको इस पे कोई हम साइंस ही नहीं बना सकते। लेकिन आप जिस समाज में रहते हैं, समाज की बहुत सी एक अखलाकी अकदार होती हैं, वो अखलाकी अकदार तय करती रहती हैं कि ये हद है जहाँ से शाइस्तगी मतलब इसका खात्मा हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक शायरी में मसलन तंज है, बहुत अच्छी चीज़ है। और शायरी में जो तंज है, ये मुज़ाहमत का एक बहुत बड़ा जरिया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मिसाल खुद अकबर अलाहाबादी हैं, उनके यहाँ ये तंज है। शायरी में तंज अहम है, जिस तरह पिछली दफ़ा गुफ्तगू भी हुई थी, इसमें शायरी में जो इबहाम है वो भी बहुत अहम है। अच्छा, फिक्शन है, फिक्शन में जो गुस्सा है वो भी एक अहम होता है, कि ऐसे आप किरदार पेश करते हैं जो बहुत, जिन्हें गुस्सा होता है, जो अपने गुस्से का इजहार करते हैं, और वहाँ उनके गुस्से की जुबान भी लिखी जाती है। वो अगर उनके मुंह से गाली दी जाती है, अब्दुल्ला हुसैन अपने उदास नस्ल में जगह जगह वो या इस्तेमाल करते हैं, मंटो ने अपने गाने को उनको इस्तेमाल किया है। तो फिक्शन में भी वो, चूंकि वो किरदारों की जुबानी बयान की जा रही है, और उन किरदारों को उस जिंदगी के करीब रखने की खातिर ये सब एहतमाम किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो शायरी में और फिक्शन में एक उनकी एक जगह बनती है वहाँ, लेकिन वो तनकीद में नहीं बनती, क्योंकि तनकीद एक बिल्कुल उनसे एक अलग चीज़ है, और तनकीद दायरे को कर रही होती है। तो मतलब फिक्शन में अगर आप कह लें कि गाली एक जगह है, जैसे इसको आप, सॉरी मैं बात अगरचे आपकी कथा कर रहा हूँ, ये इसको आप मिजाज का हिस्सा नहीं समझते? मसलन फिक्शन तो आप भी लिखते हैं, जी। इस मामले को आप कुछ मिजाज का हिस्सा नहीं समझते? फिक्शन तो आपने भी लिखा है, लेकिन उसमें आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हालांकि उसमें गुंजाइश मौजूद है, तो इसका मतलब है कि आप नहीं नहीं, नहीं उसमें करते। मेरे फिक्शन में कहीं, आ, आप वहां भी नहीं करते, कहीं यहां भी कहीं नहीं वो करते। आया ही है। नहीं नहीं, फिक्शन में कहीं कहीं हैं ऐसे अल्फाज, वो दायरे किरदारों की जुबान नहीं है। हाँ। मैं इसमें तो फिक्शन के लिए बुरी चीज नहीं है। ठीक। मतलब फिक्शन में जिन्स का एक इजहार आप कर सकते हैं, फिक्शन में गाली भी अगर जरूरत है, आप किरदार एक ऐसा तराश रहे जी हाँ। हैं जो गाली के सिवा बात ही नहीं करता, तो आप गालियां उसको ज़ाहिर है वो लिखिए, करेगा, ज़ाहिर है उसके। मुझे नहीं। लेकिन अब तनकीद में तो अब गाली बिल्कुल उसकी गुंजाइश नहीं है। तनकीद की जो शेरियात है, तनकीद जिस तरह काम करती है उसमें, मतलब दलील के साथ गाली, तनकीद दलील के नहीं, साथ करती गाली है, से तो नहीं तनकीद के सर, पास सबसे लेकिन बड़ी कोई देखिए ना, दलील है। शाइस्तगी जो है, गाली कहाँ होती है? नहीं अब देखिए, शाइस्तगी, गाली दी कर, गाली तो सर बहुत दूर गाली, की। हम ये जो तंज है, जो जराफत है,
यह जो एक हम्म। अंडर लेयर आप बात पैदा करते हैं, यानी बाजू का तेज हो जाती है काट उसकी, या ऐसा है, तो इसको कितना मतलब शाइस्तगी से दूर आप कह सकते हैं? गाली तो जाहिर है एक दूर की चीज है ना। देखिए मैं समझता हूँ, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, चले हम जनरल बात करने की बजाय अगर किसी मिसाल को, अब उसमें वारिस अलवी साहब हैं। जी जी। अब जब वो तनकीद लिखते हैं तो वो नाम लेकर, मसलन एक किताब में वो शुरू करते हैं कि आजकल मेरा मिजाज बहुत चिड़चिड़ा हुआ है, और मेरी बीवी बार बार मुझसे पूछती है कि आपको क्या हुआ है, आप आजकल बहुत उखड़े उखड़े रहते हैं। तो वारिस अलवी कहते हैं कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं वजीर आगा की तख्लीकी अमल पढ़ रहा हूँ। और इसी तरह फिर आगे चलकर, या जिस तरह साकी फारूकी ने आगा साहब के बारे में लिखा, या बेशुमार और लोगों के बारे में लिखा, तरक्की पसंदों ने जदीदत पसंदों के बारे में, जदीद पसंद तरक्की पसंदों के बारे में, तो जहाँ जो तनकीद की असल कुव्वत दलील है वो पीछे रह जाती है, और वो जो तर्ज की काट है वो ऊपर आ जाती है। नहीं, ये तो इंतहाई मिसाल है तो ना सर, तन फारूकी साहब का जो साकिब तंज फारूकी साहब इजहार का का। एक जरिया है, तंज इजहार का एक मौसर जरिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहां आप एक दलील से अपनी बात मनवा सकते हैं, तंज का मकाम एक और जगह है। सर एक मुझे लगता अदबी है तनकीद तहरीर में भी नहीं, तो है ना बिल समाजी आखिर। तनकीद में आप कह सकते हैं, समाजी तनकीद में है। समाजी तनकीद अगर आप लिख रहे हैं, अच्छा। एक समाज भी एक तनकीद लिख रहे हैं, तो उसमें उसकी जगह है। लेकिन अदबी तनकीद जहां आपने उनका तजिया करना है, मुहाकमा करने हैं, आप उन शायरों अदीबों को एक तंजिया, और वो भी एक तकलीफ पहुंचाने वाला, यानी जिसको पढ़ने से, अगर आपके बारे में या मेरे बारे में कोई एक शख्स लिखता है जिसको पढ़ने से साफ लगे कि आप दूसरे की तौहीन एक कर रहे हैं, हाँ नहीं, जाहिर एक है ऐसा तौहीन तंज की हद तक जो तो नहीं जाना चाहिए। तो सिर्फ उसकी तरफ इशारा है। ठीक। बाकी जहां तक एक ऐसा इजहार जो एक आयरनी की सतह पर हो, जी अगर हाँ। आप अपनी तनकीद में आयरनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो एक अच्छी चीज है। अच्छी सी, बिल्कुल सही। तो उसका मतलब है ज़राफ़त जी। है, जो तंज है, आयरनी है, ये इस तरह के जो मामलात हैं, जो अदबी टूल्स हैं, हाँ जी। उनका अगर आप जी जी। इस्तेमाल करते हैं तो वो शाइस्तगी की हद के अंदर हैं, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा होते हैं तो ये। अच्छा, हम्म। एक बहुत अच्छा जुमला आपने, अच्छा का मतलब सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मुझे अगले दिन हम इस पे बात कर रहे थे, तो ये किसी वक्त इस पे बात करूंगा मैं तफसील से आपसे, कि आपने ये लिखा कि जो तहरीरें गिनाई एहसास से शराबूर करती हैं वो अच्छी हैं। आपने जिंदा जावेद किताबों का जब जिक्र किया है, तो ये जुमला उसमें लिखा है। हम्म। तो ये जो है कि अच्छा। गहनाई एहसास से शराबूर करने वाली किताबें, और उसमें आपने लिखा है कि तनकीद भी उसमें शामिल है, उसमें फिक्शन भी शामिल है, उसमें शायरी भी शामिल है, यानी बड़ी किताबें। ये जो गहनाई है, जी इसका तर्जुमा तो हम करते हैं यानी लिरिसिज्म वगैरह, यानी अगर आप करीब रहें उसके, तो क्या लिरिकल जी। जी। एहसास का तर्जुमा अगर आप करें, मतलब कि एक उसके अंदर एक, आप गहनाई एहसास का क्या तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में? देखिए मेरे ज़हन में जो बात थी ना, हम जो कुछ भी लिखते हैं, मसलन लिखने का अमल कैसे शुरू होता है, मेरी तफहीम ये है, हो सकता है ये दूसरों से मुख्तलिफ हो, दूसरों की तफहीम मुझसे ये बेहतर हो। मेरी तफहीम ये है कि हम सिर्फ उस वक्त लिखने का एहसास हासिल कर, ऐसा लिखने का आगाज उस वक्त करते हैं जब हमें एक उस लिखने के हवाले से एक टोन महसूस होती है, और अपने अपने हम अपने अंदर एक तरह का आहंग और एक रिदम सा महसूस करते हैं, या एक लहर सी महसूस करते हैं। और वो हम जो कुछ भी लिखते हैं, तनकीद लिखते हैं, अफसाना लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, मैं ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो शायरी का एक रिदम है, या जो जिसको बहरों के जरिए निशानजद किया जाता है। ये रिदम हर इल्मी तहरीर में भी होता है। आप मसलन दुनिया का जो आला फिक्शन है आप उसको मतलब पढ़ें, मैं मिसाल माजरत के कर तौर रहा पर हूँ आप कि मैं आपकी लोरा को बात शुरू काट रहा हूँ। करते हैं तो आपको लगता है एक, या मतलब बरखीस को पढ़ते हैं, या नैयर मसूद को पढ़ते हैं, बड़े जो दुनिया के, या गालिब की जो खतूत पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि एक मुसलसल एक उसके अंदर एक लहर चलती जा रही। वो तो वो सिर्फ लफ्जों के मानी नहीं, बल्कि एक वो एक मावराई सी जंजीर जो है वो आपको अपने अंदर एक एक महसूस हो, जिसको मैंने गहनाई एहसास कहा है। और जो जाहिर है इसका ताल्लुक जमालियात के साथ है, जो आपको सिर्फ आप तक मानी नहीं पहुंचा रही, बल्कि मानी के साथ एक निशात की एक गहरी एक जो डीप लहर है वो साथ साथ एक चल रही है। ठीक है, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि देखिए ना, और भी लफ्ज मौजूद है, मसलन आहंग का एक लफ्ज मौजूद है, एक यानी हम्म। एक मौसीकियत का फर्ज करें एक लफ्ज मौजूद है, खुश आहंगी, या एक और लफ्ज कुछ ऐसे हो सकते हैं। उसकी बजाय अगर एक नकाद गिना का लफ्ज इस्तेमाल करता है, तो जाहिर है उसमें हम्म। फर्क है। तो तो मैंने समझा कि शायद इस तरह का कोई बात, क्योंकि गिना जो है वो तो अब शायरी से भी नापैद हो गई है नए जमाने में आकर, जिस माने में हम इस्तेमाल करते थे यानी लिरिसिज्म के मानों में।
تو جی اس جی، کے بجائے آپ اگر نثر میں بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ موجود ہے، تو پھر یہ ایک نقطہ ایسا آتا ہے جس پہ تھوڑا کانفلکٹ بظاہر نظر آتا ہے۔ میں پتہ نہیں وضاحت کر سکا ہوں نا میں اس کو انگریزی میں کو وہ بہت اچھا ایک لفظ ہے ٹون، ایک آپ وہ ہاں، یہ ٹون ٹون آپ ٹھیک اپنے اندر محسوس جی ہاں کرتے ہیں، اس کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے، وہ آپ سے وہی ٹون آپ سے مسلسل لکھواتی ہے۔ اور وہ ٹون کوئی ایسا پیٹرن نہیں ہے جس کو آپ جی پہلے جی سے باہر پہچان سکیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے فلاں، اس کے بغیر میں تو ایک جملہ نہیں لکھ سکتا۔ مثلا یہ سارا خط اگر آپ تنہائی میں میرے خیال ہے پڑھے جائیں تو وہ شاید محسوس ہو کہ وہ سارے کے سارے ایک خاص ایک اس میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ایک لہر ان کا لفظ جملوں میں بہت ایک اچھا آپ ہے۔ کو۔ وہ جو لہر اور ترنگ ہم جی کہا کرتے تھے، وہ اچھا، لہر بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے کہ اس میں آئے۔ جی اچھا، ایک اور بات آپ نے آگے چل کے لکھی اور بہت اس پہ یعنی تھوڑی ذرا زور دے کر لکھی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے سر کہ خطابت جو ہے وہ دھوکہ دیتی ہے، یہ جملہ ہے آپ کا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کو یعنی اس سے ذرا بچیں۔ تو یہ جو افلاطون والی خطابت تھی، ارسطو والی خطابت تھی، اور یہ جو ایک پورا ایک نظام ہے سارے کا سارا ہمارے ہاں، جو فلسفے کا اور تنقید کا اور معاملات کو سمجھ، یہ تو سارا خطابت سے ہی چلا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ تو کیا اس خطابت سے بھی بچنے کی اسی ضرورت پر ہے کہ وہ الگ ہے؟ بالکل بالکل اس پہ بھی تنقید ہے۔ خود ارسطو نے جس خطابت کو یعنی انہوں نے جو ایک تو بوتیکا لکھی، ایک ریٹوریکا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، ریٹورک پہ کتاب لکھی۔ ریٹرکس ہے اور دیکھیں پوئٹکس۔ ساری یہ جو ایک دیکھیں وہ ادب نہیں ہے، یعنی خطابت ادب بالکل نہیں ہے، خطابت ایک اور شعبہ تھا جو دراصل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے لوگ تیار کرنا جو اچھی تقریریں کر سکیں، اچھی گفتگویں کر سکیں اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کو قائل کر سکیں، متاثر کر سکیں، اور وہ ایک پروفیشن تھا۔ یعنی وہ خطابت کوئی مطلب وہ نہیں ہے جو وہ استعمال تو زبان کو کرتے ہیں، زبان ٹھیک کی ہے، یہ جو مختلف پیرائے ہیں، مختلف اسالیب ہیں، جو متاثر کن اسالیب ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی زبان کا کریٹو استعمال نہیں ہے، وہ صاف زبان کا بعض خاص مقاصد کے لیے، کسی کو قائل کرنے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے، یعنی دلیل کی بجائے آپ خطابت سے اپنے اس زور بیان سے لوگوں کو منواتے تھے، اور اس کی باقاعدہ تربیت کروائی جاتی تھی کہ مطلب آپ کو اچھا آنے چاہیے زبان کے استعمال کا۔ تو یہ آپ سمجھ سمجھیے کہ ایک زبان ایک پریکٹیکل ایک چیز تھی جو تھا، اس کا تخلیقیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح میں تو فرمایا، اس کو مطلب میں تو اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسی لکھت جو لکھنے والے کو یعنی ادیب کی بجائے خطیب بنائے، اس سے اعتراض کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں بالکل، لیکن خطابت دیکھیں خطابت میں دلیل اس نہیں میں ہوتی، خطابت میں زور بیان ہے، آپ یوں سمجھیے بیان یعنی ایک ہوتا ہے، دیکھیں تخلیق کی چیز اور چیز ہے، بیان کا زور اور ہے، یعنی زور بیان یہ بہت اچھی ترکیب ہے کہ آپ اپنی زبان کو ایک طاقت کا ایک کر لیتے ہیں کہ آپ زبان کی طاقت کے ذریعے دوسروں پر چھا جاتے ہیں۔ تو سر یہ تو تحریر میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر جو کوئی خطابت استعمال کرتا ہے تو میں تو اس کو کبھی نہ نہیں اچھا شاعر سمجھوں گا نہیں، نہ تحریر اچھا دیکھیے، لکھنے والا۔ تحریر میں زور بیان کے ٹولز اور ہیں نا سر، ظاہر ہے وہ خطابت والے تو نہیں ہاں ہوں گے۔ وہ خطابت والے نہ ہو نا، وہ ایک مطلب آپ بیان کی وہ ایک اور ہے نا، وہ تو جمالیات کی، نشاط کی، یا نہیں، ایک جس کو کریٹ کی۔ دلیل کے بغیر بھی اگر آپ آپ یوں کی سمجھے نثر ایک ایسی ہے کہ ایک آپ بہا اسکل لے ہے۔ جاتے ہیں آدمی کو، ہاں جی، نثر اگر آپ کی ایسی ہے کہ اس نثر میں بہا لے جاتے ہیں آدمی کو، تو وہ بھی تو ایک حد تک خطابت کا قائم مقام ہے نا سر، دلیل کی نہیں بجائے۔ اگر وہ ایسی ہے، میں تو اس نثر کا ایسے اردو کے وہ نثر نگار میں تو ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا جن کے یہاں یہ خطابت اردو میں بے شمار ہے، جی جن کی جو نثر ہے وہ خطیبانہ نثر ہے، وہ ایک وہ اس کو تخلیقی نثر نہیں ہے، تخلیقی نثر اور چیز ہے، خطیبانہ نثر اور چیز ہے۔ تو میں تو خطابت کو بالکل اس تخلیقیت سے بالکل الگ رکھتا ہوں، یہ ایک ایسی اسکل ہے جو مطلب سیکھی جاتی ہے اور خاص مقاصد کے لیے، جبکہ تخلیق تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھیے کہ آپ پہلے سے تخلیق ایک ایسے جزیرے میں قدم رکھنے کی طرح ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، جہاں آپ پہنچتے ہیں تو آپ پہ بہت کچھ کھلتا ہے، تو وہ ایک حیرت اسرار، تو وہاں خطابت کا میرے خیال کوئی عمل دخل نہیں ہے، جبکہ خطابت جو ہے وہ پہلے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کون سے لفظوں کا استعمال کریں گے، کہ زبان کا کون سا پیرا استعمال کریں گے، اور کون سے ان پہ اس کے ذریعے مقاصد استعمال کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری جو بات ہے سر وہ یہ ہے کہ ایک جملہ یہ ہے کہ لوگ ذوق اور فہم ادب کے مسائل چھیڑ کر
तुम्हारी तवज्जो को हाँ। मुंतशिर करते हैं। हम्म। तो इससे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या मामला है, यानी तनकीद को जो ज़ौक़ और फहम अदब के जो इस तरह के मसाइल हैं, उन बातों पे ध्यान दिए बगैर सीधा आगे ये चलना मुझे चाहिए। यार पूरे आपने जो जुमला देखा ना, पहली बात ये कि इस जुमले का एक है सियाक व सबाक, जो सर। जाहिर है इस खत से ज्यादा उस बाहर की फजा में है। यानी ये खत जिन सवालात के जवाब में लिखा जा रहा था कि नए नकादों पे एक एतराज ये किया जाता है कि जनाब ये अदब के बारे में नजरियात तो पेश करते हैं लेकिन अदब का एक जी हाँ। जौक नहीं रखते। जी बिल्कुल उन पे ऐसे। ये एतराज, जी हाँ। ये इसके पस मंजर में था कि लोग ये छेड़ते हैं, तुम्हारी तवज्जो को मुंतशिर करते हैं। लेकिन इसी का अगले दो जुमलों में जवाब ये है कि तुम दूसरों से बेहतर जानते हो कि मतन को बारीक बीनी से पढ़ने वाले ही साहिब ज़ौक़ होते हैं। कौन है जो कभी चीजों के साथ एक पल से ज्यादा वक्त गुजार सके। जी हाँ। यानी अगर आप अदब का जौक नहीं रखते तो आप अदब को बहुत बारीक बीनी से पढ़ ही नहीं सकते। तो ठीक। लिहाजा वो तो इस सियाको सबाक में लिखा गया है। बिल्कुल। बाकी जो जौक और फहम है, आगे आप चलेंगे एक पूरा खत है जी हाँ। जो सिर्फ इस मसले पर है कि ये जौक और फहम क्या एक दूसरे से अलग हैं या एक दूसरे के साथ बहुत वेल कनेक्टेड हैं। बिल्कुल ठीक। चलें सर, मेरा ख्याल है कि इसमें जितने अहम मबाहिस थे उनको हमने ज़ाहिर है एक हद तक देखा। और जो सवालात मेरे जहन में ये खत पढ़ के आए हैं उनके मैंने आपके सामने रखे, और बहुत अच्छे आपने उनके जवाबात दिए। और बहुत सी बातें हैं, ज़ाहिर है हर जुमले में एक बात है, लेकिन जो मोटे मोटे उसमें चंद मामलात थे उन पर हमने बात की। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त इनायत फरमाया। तो इंशाल्लाह अगली नशस्त में हम इससे जो अगला खत है, दूसरा खत, उस पर बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी सब एक चीज थी बस में, तो इस खत में एक और अहम चीज थी जो जी। उस पर हो सकती थी कि सवाल क्या होता है। इसमें मैंने एक जी हाँ, वो मैंने इकतबास लिखा नोट हुआ है। किया था ये वो मैंने लिखा हुआ है, सवाल का सलीका जो बोधी वाला आपने कि लिखा है। हाँ, कि सवाल कौन सा होता है। हमारे यहाँ जो सवाल उठाए जाते हैं वो अक्सर सवाल नहीं होते। मतलब उसकी जो चार शरायत हैं अगर उन पे देखा जाए तो मैंने मेरा सर, ख्याल है हम मैंने सिर्फ ये सवालात पे बहस कर सके। मैंने ये इस वजह से नहीं किया क्योंकि आपको याद होगा कि जब आपके साथ इस तफसारिया किया था तो मैंने आगाज ही इस बात से किया था कि सवाल क्या हाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बहुत जी जी मुफस्सल उसका बिल्कुल। जवाब दिया हुआ है, और वो हमारे चैनल पर ठीक वहां पर ठीक मौजूद ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने कहा कि तकरार ना हो, ताकि एक जैसी बातों की, इस वजह से ठीक वो मैंने ठीक कि वरना वो मैंने देखा है। और वो ठीक बहुत अच्छा है कि बुनियादी ठीक। तौर पर जो सवाल करने वाला है वो कहाँ कहाँ खड़े होकर सवाल कर सकता है, और किस किस मकाम से सवाल करता है, हाँ मतलब इस बार, हाँ और उसको पहचानना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी हाँ, ओके। देखिए ये बात इसलिए मैंने कही कि हमारे यहाँ बेकार मबाइस बहुत होते हैं। सर। हमारे यहाँ बहस सिर्फ उन पर होनी चाहिए जो वाकई सवाल हैं। जी हाँ। और हमारे मुआशरे में सब लोग सवाल उठाने वाले नहीं होते, वो सिर्फ लोगों की तवज्जो को मुंतशिर करने वाले होते हैं। तो आदमी को बचना चाहिए जो चीज़ तवज्जो को मुंतशिर करने। हाँ, जिसके यहाँ बिल्कुल सवाल है और वो अगर उसके पास सवाल है तो फिर सवाल पे गुफ्तगू की उसके पास पूरी तहजीब भी होगी जी कि सवाल पे गुफ्तगू फिर कैसे करनी। हाँ हाँ, जी। सही। सर बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।